बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के चैप्टर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दिए हैं। आज भी मेरी पूरी कोशिश है कि यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स को भी एक ही वीडियो में सारे सॉल्व करवा दूँ, पूरी कोशिश है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 आ चुका है। आए जरा इसको पढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है। मैं पढ़ता जाऊंगा, डेटा बनाता जाऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कहानी क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले उसने लिखा एक कार है जिसका वेट है 9800 न्यूटन। सबसे पहले यही बात लिखी हुई है उसने। तो ये आप सबसे पहले जाके डेटा में डालें, किसका वेट है, कार का। तो वेट ऑफ कार हमने W का नाम दे दिया और उसने हमें दी कितना दिया हमारे को 9800 न्यूटन। चलें भाई आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बोल रहा है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसने ये बात हमने कहना कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये थोड़ा मुश्किल है। हमने क्या किया, हमने बोला कि पहले हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे पढ़ना शुरू किया। तो आगे पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि वो बोला इस वेलोसिटी से ये कार मूव कर रही है और आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो वो बोल रहा है उसने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई किए। और आपको पता है जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? ब्रेक का पर्पस ही यही होता है कि गाड़ी को रोका जाए, मोशन को रोका जाए। तो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए हैं तो ताकि वो गाड़ी को, कार को जो मूव कर रही थी उसे रोक सके। तो उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसने उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने बताया ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर का। और उसके बाद जब ब्रेक अप्लाई किए हैं तो आखिरकार वो आके गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी स्टूडेंट, एट रेस्ट आ जाएगी। अब हमें यहां से एक बात पता चली स्टूडेंट, पहले तो वो कार एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसके बाद ब्रेक्स को अप्लाई किया गया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद, क्योंकि गाड़ी जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, क्या गाड़ी ब्रेक अप्लाई करने के फौरन बाद रुक जाती है? नहीं, आप धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करते हैं, एकदम नहीं गाड़ी फुल ब्रेक मार दिया गाड़ी तो मसला हो जाएगा ना। तो गाड़ी पे ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड कम होते गाड़ी एकदम आके क्या हो जाती है, रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो वो बोल रहा है कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तो उस गाड़ी ने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो गाड़ी रेस्ट पे आ गई। अब यहां जब वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर वो तो अब रुक गई है, तो अब उसकी वेलोसिटी 0। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो ये वेलोसिटी थी इसके पास, ये इनिशियल होगी और बाद में आकर जब ये रेस्ट पे आ गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट बिकम 0, दैट बिकम 0। तो यहां पर तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट आपको तो पता है, आपको तो पता होगा, एक बात फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई हम, तो यहाँ पे यूनिट की कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ ऐसा यूनिट को यूज करना है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड, और ये किसके अंदर है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर है, कर लूंगा, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइनल वेलोसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेक अप्लाई किए हैं तो गाड़ी एक वक्त आएगा कि वो रुक जाएगी। चले भाई यहां तक की बात भी क्लियर है। आगे बढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, दैट इज 50 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार तो कितना है, दैट इज 50 और यूनिट क्या आएगा, मीटर। और हमें क्या निकालना है, उसने बताया फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, कि हमें उस गाड़ी पे जो हमने फोर्स अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है, फोर्स, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि गाड़ी रुके, मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिटार्डिंग फोर्स। समझ में आ रही है? वो फोर्स जो मोशन को अपोज करने के लिए लगाई जाती है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। और यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के पर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं,
इसका मकसद क्या है? मोशन को रोकना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिटार्डिंग फोर्स। हम एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालेंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप यहां तक की बात क्लियर। चले भाई, बेहतरीन हो गई कहानी। ये हो गया हमारा कंप्लीट डेटा। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक काम करता हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ जरा मैं, कितनी वैल्यू आ रही है। तो आप सबके पास भी कैलकुलेटर है, तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी स्टूडेंट 11.11। कितनी आ जाएगी? 11.11 और यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब सवाल ये कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकाले कैसे? पहली बात रिटार्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, है ना? पहली चीज तो ये, अब आपको पता है फोर्स है ना, भले ही रिटार्डिंग है, हमें क्या करना है? नेगेटिव साइन आएगा बस। तो यहां पर हमें फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं F बराबर होता है ma के। ये तो आप भी जानते हैं। अब जरा सुनिएगा, अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पहली चीज तो मास पता होना चाहिए। क्या आपको मास पता है? तो आप बोलेंगे सर मास तो नहीं पता, हमें वेट पता है। क्या वेट के जरिए मास निकाला जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हम यहां से क्या निकाल लेंगे? फॉर मास ऑफ द कार। तो यहां पर पहले हम किसके लिए काम कर लेंगे? मास ऑफ द कार के लिए काम कर लेंगे, ताकि हम मास निकाल लें। तो मैं फटाफट निकाल लेता हूं। आज क्या हम जानते हैं स्टूडेंट, W बराबर होता है किसके? mg के बराबर होता है। तो यहां से मास किसके बराबर आ जाएगा? तो मास बराबर आ जाएगा किसके? g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? g यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। और वेट कितना दिया हुआ है? दैट इज 9800 न्यूटन एंड डिवाइडेड बाय g कितना दिया हुआ है? आपको तो पता है ये ऐसे रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जिसकी वैल्यू होती है 9.8। अब यहाँ पे इसको आप अगर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? जरा चेक करिएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? मास को जरा निकाल ले। मास ऑफ द कार निकल के आ गया, दैट इज 1000 kg। आई होप यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। चले भाई, मास ऑफ द कार तो सर आ गया। हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma। एक मसला तो बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। अब रह गई कौन? एक्सीलरेशन ऑफ द कार। क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी और आपको पता है वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब गाड़ी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब सवाल ये है, फोर्स को निकालना है तो अब एक्सीलरेशन भी चाहिए। इसका मतलब कहानी समझ में आई। इतना सारा डेटा जो दिया ना, ये फालतू नहीं है, ये इसलिए दिया गया ताकि हम लोग एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सके। अब एक्सीलरेशन को सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है, हमारे पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है? 3। तो यहाँ पे कौन सी अप्लाई करें? तो आइए चेक करते हैं। पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन क्या है? VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी क्या है? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब अपनी कंडीशन को देखते हैं। क्या पूरी सिचुएशन में टाइम है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, और टाइम नहीं है तो टाइम वाले इक्वेशन को काट दे। इसमें भी टाइम, तो बची कौन सी? ये वाली। और ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे? बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप यहां तक की बात बेहतरीन और प्यारे तरीके से क्लियर होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब हमें यहां से क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालनी है। तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट। तो यहां पर S बराबर किसके आ जाए? सॉरी, हमें तो यहां से क्या चाहिए? A। तो A बराबर किसके आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये बराबर आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 2S, यहां के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जरा A निकालते हैं। VF कितना है? VF तो 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 11.11। तो 11.11 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2
और s कितना है, दैट इज 50 मीटर। चले भाई यहां तक की बात क्लियर है बेहतरीन तरीके से, आगे बढ़े बिल्कुल। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जरा, इसको जरा स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो जरा देखिए कैलकुलेटर उठाएं अपने जल्दी से। तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर को तो छोड़ दें, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, बचा कौन, बचा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट 11.11 और इसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट माइनस का 1.234। तो ऐसे रिलेशन आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1.234 और यूनिट क्या होता है ऐसे रिलेशन का, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा देख लूं कि आपको नजर आ रहा है, बेहतरीन। चले भाई आगे बढ़ते हैं। चले भाई ये मसला हल हो गया। अब नाउ अब आखिरी काम, हमारा जो काम था फॉर एफ के लिए हम काम करने जा रहे हैं, फॉर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बाय यूजिंग किसको यूज करेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा था, F बराबर होता है किसके, F बराबर होता है किसके, एम ए के। तो यहां से F बराबर आ जाएगा किसके, M हमारे पास कितना, दैट इज 1000। तो ये आ जाएगा 1000। ऐसे रिलेशन कितनी आई है हमारे पास, दैट इज नेगेटिव 1.234। तो जरा यहां से इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जरा कितना आ जाएगा। तो लेट मी चेक, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस का 1234.32 और यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी न्यूटन। अब स्टूडेंट अगर आप अपनी बुक का आंसर देखें, अगर आप अपनी बुक का आंसर देखेंगे तो स्टूडेंट उसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा, उसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंपल सी वजह, क्योंकि सवाल में क्या कहा उसने, रिटार्डिंग, और रिटार्डिंग का मतलब ये होता है अपोजिट फोर्स, और नेगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिशन को। तो रिटार्डिंग फोर्स ही पर बता रहा है ना, वो सवाल में खुद बता रहा है रिटार्डिंग फोर्स, तो जिस वजह से आंसर में, बुक के आंसर में नेगेटिव साइन नहीं नजर आएगा। क्लियर है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा सर आपके आंसर में नेगेटिव है, बुक के आंसर में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स की बात की, बस क्लियर है, टेंशन नहीं लेना। तो 100% करेक्ट आंसर है। तो आए जरा प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 2, बड़ी आसान है, बड़ी इजी है, टेंशन नहीं लेनी है। चलें भाई आगे दें। तो स्टूडेंट अगर आप गौर फरमाएं, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ क्या है, बोल रहे हैं एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग कर रहा है, और वो बोल रहे हैं कि उस हेलीकॉप्टर का जो वेट है दैट इज 3920 न्यूटन। यहां तक की बात क्लियर। तो हमने डेटा में भी डाल दिया कि वेट ऑफ हेलीकॉप्टर हमें दिया हुआ दैट इज 3920 न्यूटन। अब आता है पहला सवाल, पहला पार्ट, उसमें वो बोल रहा है कि अगर तो ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग कर रहा है, सही असेंडिंग कर रहा है विद एन ऐसे रिलेशन, एक ऐसे रिलेशन के साथ दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बताओ कि हेलीकॉप्टर पे फोर्स कितनी लगेगी, हेलीकॉप्टर को ऊपर जाने के लिए कितनी फोर्स लगानी होगी। समझ में आई बात, उसको हम कह देंगे फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर को आप एफ एच कह दें या एफ कह दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये तो मैं इसको एफ एच कह देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। चले भैया आ गई एफ एच। तो यहां पर उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर, सुनिएगा बात को, अगर हेलीकॉप्टर विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस वर्ड को सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल फौरन आ जाना चाहिए, वो क्या है पता है, आपके जहन में ख्याल आना चाहिए कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके पास तो एक्सेलरेशन होती ही नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तो ये हेलीकॉप्टर विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो ये बात तो कंफर्म है कि इसकी एक्सेलरेशन दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमसे कहना क्या चाहता है, अब आप बताओ इस केस के अंदर हेलीकॉप्टर को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। सही है हेलीकॉप्टर, तो ये आ गया हमारे फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर कितनी होगी वो हमें निकालनी। आई होप यहां तक की बात क्लियर। सेकंड पार्ट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में आ गई बहुत है।
आए जरा पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें पहले पार्ट के अंदर सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक्सेलरेशन है, तो अब सुनिएगा होगा क्या। तो स्टूडेंट ये हमारा हेलीकॉप्टर, पहली चीज इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और आपको पता है ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो ये एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे एफ एच, क्योंकि इसका इंजन है, इंजन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जब भी ऊपर जा रहा है ना ये, तो ये फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर है, और यही हमें निकालनी है। अब आपको पता है जब दो फोर्सेस लगती हैं, सही, दो फोर्सेस लगती है, तीन लगती हैं, तो उनका कुछ रिजल्ट आता है, उनका कुछ नेट फोर्स आती है, तो यहाँ पे हमें इसकी नेट फोर्स को जरा कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे द नेट फोर्स, ये पहला पार्ट है स्टूडेंट, द नेट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इज, तो भाई स्टूडेंट नेट फोर्स कितनी लग रही है आज चेक करते हैं। स्टूडेंट एफ नेट फोर्स को हम एफ कह देते हैं, और वो किसके बराबर होगी आज जरा देखते हैं स्टूडेंट। पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फोर्स ज्यादा है या ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप एक जवाब देंगे सर, आप ये कहेंगे सर ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब तो ये वाली फोर्स ज्यादा है और ये वाली फोर्स कम, जिस वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो अब आपको नेट फोर्स जब भी निकालनी हो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, देख ले जरा, एक फोर्स ऊपर लग रही है तो एक फोर्स नीचे लग रही है, तो अब इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट फोर्सेस होती हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाले को माइनस करते हैं। तो ज्यादा वाला ये है, कम वाली ये, तो मैं नेट फोर्स कैसे निकालूंगा? एफ एच में से, जरा देखिएगा, एफ एच में से माइनस कर दूंगा वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर को। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो एफ एच निकालना है, तो यहां जरा चेक करिएगा स्टूडेंट, तो एफ एच बराबर किसके आ जाएगा? ये माइनस का डब्ल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू प्लस का डब्ल्यू। आई होप यहां तक की बात क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं स्टूडेंट एफ किसके बराबर होता है? हम जानते हैं F बराबर होता है किसके? F बराबर होता है किसके? M के। तो यहां से F H बराबर हो जाएगा किसके? M A प्लस के W के। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो M नहीं है, तो टेंशन किस बात की? उसने टेंशन नहीं लिया करें आप लोग। तो यहां देखें उसने, हम जानते हैं कि W बराबर होता है किसके? W बराबर होता है किसके? mg के। तो यहां से m किसके बराबर आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा w डिवाइड बाय g के। चले भाई, तो यहां से हमारे पास एफ एच बराबर आ जाएगा किसके? m की जगह पे क्या आ जाएगा? w डिवाइडेड बाय g, और बचा कौन? एक्सेलरेशन एंड प्लस का w। यहां तक की बात क्लियर। इन दोनों में से जरा w को जरा प्यार से कॉमन ले लें, तो w को जरा प्यार से कॉमन लेंगे तो बचेगा a डिवाइडेड बाय g एंड प्लस का, यहां W कॉमन निकल चुका है तो बचा क्या होगा? 1। सही है, ये स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें, कोई जरूरी नहीं है, मैं काट ही देता हूं कि आप लोगों को टेंशन ना हो जाए कि सर आपने इतने स्टेप बढ़ा दिए, तो मैं स्टेप को कम कर देता हूं। ये वाले कोई टेंशन वाली बात नहीं है स्टूडेंट, टेंशन नहीं लिया करें बस आप लोग। चले भाई, स्टेप इंक्रीज नहीं कर रहा। W की वैल्यू कितनी है? 3920। तो यहाँ पे W की वैल्यू आ गई 3920 एंड मल्टीप्लाई होगा किससे? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितनी है? दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज 9.8 एंड प्लस का W कितना है? दैट इज 3920। तो यहां से जरा इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, कितनी आती है जरा चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो जरा चेक कर लीजिएगा, 3920 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 9.8 एंड प्लस का 3920, तो वैल्यू आ रही है 4720। कितनी आ रही है? 4720, और यूनिट क्या आ जाएगा? दैट विल बी न्यूटन। आई होप कि ये न्यूमेरिकल तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा होगा। बेहतरीन न्यूमेरिकल स्टूडेंट, देख लो कि नजर आ रहा है। चले भाई, बेहतरीन है। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर, खुश है एकदम, बेहतरीन। सेकंड पार्ट। अब आए जरा सेकंड पार्ट को देखें, ये भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, हलवा एकदम हलवा है। ये देखिए स्टूडेंट,
अब आपसे मेरा सवाल, पता है मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, करना ये चाहता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि वो सेकंड वाले पार्ट में आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये जो हेलीकॉप्टर है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो उसकी एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर नेट, ये जो F होता है मैं आपको पहले ही बता दूं, F होता है ये नेट फोर्स। क्या होती है? ये नेट फोर्स होती है। और नेट फोर्स किसके बराबर होती है? ma के बराबर होती है। और आपको अभी मैंने बताया कि ऐसे रिलेशन तो जीरो, और जब ऐसे रिलेशन जीरो हो गई तो नेट फोर्स किसके बराबर आ गई? तो नेट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, नेट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर किसके बराबर हो गई? जीरो। तो बताएं नेट फोर्स हेलीकॉप्टर पे क्या हो गई? जीरो के बराबर हो गई। वही वाली बात है, नेट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इस केस में क्यों थी? क्योंकि इस केस में एक्सीलरेशन थी, और अब सेकंड वाले पार्ट में एक्सीलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स भी नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हेलीकॉप्टर, द नेट फोर्स acting on the helicopter is zero। सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू एफ एच माइनस का डब्ल्यू, और यहां से अगर आप देखें तो एफ एच बराबर हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का डब्ल्यू। तो यहाँ इस केस में आप देख सकते हैं एफ एच, इस केस में जो एफ एच है फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर जो है वो असल में वेट के ही बराबर हो गई, और वेट कितना था? दैट इज 3920 न्यूटन के बराबर ही हो गई। तो ये पेपर में एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई हेलीकॉप्टर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो बताओ हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्स लग रही होगी? तो उसके वेट के बराबर ही लग रही होगी, और उसका वेट आपको सवाल में गिवन होगा। तो याद रखिएगा उसके वेट की ही बराबर हेलीकॉप्टर फोर्स लगेगी। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको 100% क्लियर हो चुका होगा, कोई भी मसला नहीं होगा। आए जरा प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 3। आए जरा इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे सामने एक बुलेट है जिसका मास आपको दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो बुलेट है एक 100 ग्राम की जो बुलेट है वो इस गन से फायर्ड की गई है, इस गन से फायर्ड की गई है। तो मास ऑफ गन देख लीजिएगा स्टूडेंट जरा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या बनेगा? पहली चीज उसने क्या दिया हमारे को? मास ऑफ गन। मास ऑफ गन उसने हमें क्या दिया? उसको हम M1 कह देते हैं, और उसने बताया कि गन का जो वजन है, मास है, वो है 10 kg। कितना है? दैट इज 10 kg। और जो बुलेट जो फायर हुई थी उसका वजन उसने बताया 100 ग्राम बुलेट। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट जो हमें बताया जा रहा है दैट इज, हम उसको क्या कह देंगे? M2, एंड दैट इज 100 ग्राम। और इसको ग्राम है तो हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 1 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0.1, और यूनिट क्या आ जाएगा? दैट विल बी केजी। आई होप यहां तक की कहानी तो बेहद आसान है। आगे जरा सुनते हैं, आगे सुनते हैं। आगे वो बोल रहा है, स्टूडेंट आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ी देर के लिए मुझे एक बात बताएं। इनिशियल कंडीशन की पहले बात कर लें। इनिशियल कंडीशन स्टूडेंट, इनिशियली गन भी हमारे हाथ में थी, रुकी भी थी, और बुलेट गन के अंदर थी, तो बुलेट भी रुकी हुई होगी। तो ये दोनों इनिशियली, अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर गन तो रुकी हुई है, तो गन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 0। अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप बोलेंगे सर ये उसने बताया कि 100 ग्राम की बुलेट इतनी स्पीड से मूव कर रही है, तो सबर तो करें, वो तो फायर करने के बाद निकली होगी ना। फायर करने से पहले कहां थी? फायर करने से पहले बुलेट के अंदर थी। तो बुलेट रुकी हुई है तो सॉरी गन रुकी हुई है, तो बुलेट उसके अंदर, तो बुलेट भी रुकी हुई है। तो हम यहाँ पर पहले इनिशियल की बात करते हैं, वो निकली बाद में, बात की बात बाद में करेंगे। तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटीज की जरा बात कर लें। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन
और दूसरी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब स्टूडेंट आपको पता है हम लोग इनिशियल वेलोसिटीज को u1 और u2 से कहते हैं। तो यहाँ पे हम गन की इनिशियल वेलोसिटी को u1 कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मास को m1 का है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी को u1 एंड दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये रुकी हुई है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन को, बुलेट को हम क्या कहेंगे, u2, क्योंकि इसके मास को हमने m2 कहा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी कितना है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, जरा आगे बढ़ते हैं। तो उसने बताया कि वो जो बुलेट है वो मूव कर रही है अब 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बताओ अब रिकॉइल ऑफ द गन क्या। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी, रिकॉइल ऑफ द गन ये क्या होता है। स्टूडेंट रिकॉइल ऑफ द गन देखना चाहते हैं तो ये जरा एनिमेशन देखें। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा एक बंदे ने बुलेट को फायर किया। बुलेट को फायर करने के बाद जो गन एकदम पीछे आई ना, उसका रिकॉइल पीछे आया, तो उसको हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन, अपोजिट टू द मोशन। बुलेट फायर इधर हुई, रिकॉइल पीछे आया, तो यहाँ पे रिकॉइल ऑफ गन हमेशा नेगेटिव होता है, जिस वजह से अब यहाँ पे इसके आंसर में भी बुक ने नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ, क्योंकि उसने पहले आपको बताया रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन नेगेटिव ही आएगा, तो उसको भी पता है, दैट्स व्हाई बुक के आंसर में नेगेटिव साइन नहीं लगाया गया, लेकिन हम लगाएंगे क्योंकि हमारे आंसर में आएगा। क्लियर होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे जरा देखें, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम v1 और v2 से कहते हैं। तो गन की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, v1, और यही हमारे को रिकॉइल ऑफ द गन है ना, तो यही हमारा रिकॉइल ऑफ द गन है जो हमें निकालना है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ किसकी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और आपको पता है बुलेट किस स्पीड से मूव कर रही थी, हम उसको कहेंगे v2 एंड दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप मुझे खुद बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल कौन सा टॉपिक है, आप खुद बताएं मुझे। देखिए डेटा जो होता है ना वो सब गवाही देता है इस बात की कि ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक का है। तो डेटा बनने के बाद भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल है, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हुए। तो ये डेटा हमें साफ साफ ये जाहिर कर रहा है कि ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट करता है। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टूडेंट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या था, चले भाई, गर्मी बहुत हो गई वैसे, चले भाई, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 और v2। आई होप ये याद होगा आप लोगों को। ये कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास m1 कितना है, मास ऑफ गन कितना है, दैट इज 10 kg। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज 0 एंड प्लस का मास ऑफ बुलेट दैट इज 0.1 kg एंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज 0 and is equal to mass of gun that is 10 kg and multiply by v1 is the recoil of the gun और ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद प्लस m2 is the mass of bullet that is 0.1 kg and multiply by v2 and v2 is the final velocity of bullet that is 100। तो यहां से ये खत्म 0, ये भी खत्म 0, तो यहां बचा 0, क्या बचा 0 इज इक्वल टू 10 v1 एंड प्लस का 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें इसको कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 का, तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.1 को आप लोग
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ये प्लस का 10 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस का 10 इज इक्वल टू 10v1, और v1 किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट यहां जाके स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सक्सेसफुली, यहां पे ऐसा करता हूं मैं इसको नीचे लिख देता हूं, माइनस का v1 इज इक्वल टू माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने ये न्यूमेरिकल, इजी सा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया, और नेगेटिव साइन तो मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज द रिकॉइल ऑफ द गन, और ये नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स बुक का आंसर ये नहीं आ रहा, बुक का आंसर कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का जो आंसर है वो बुक वाला ही आए, बुक वाला ही आए, तो याद रखिएगा, तो उन्हें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 1000 देंगे, 1000 देंगे, तो याद रखिएगा फिर वेलोसिटी उतनी ही आएगी जितनी बुक में। तो इस अभी हमारे बुक में जैसा सवाल है वैसा ही हमारा आंसर आया, जैसा सवाल था 100% आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर बुक वाले करेक्शन कर दे, करेक्शन की जरूरत है इसमें, तो वेलोसिटी इनको रखनी चाहिए थी 1000, तो बुक में जो आंसर है वो यही आएगा, मतलब वही आएगा जो बुक में गिवन है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा मैंने किया है, वेलोसिटी 100 की जगह 1000 रखेंगे तो आपका आंसर बुक वाला ही आएगा, लेकिन फिलहाल बुक में जैसा था मैंने वैसा किया है। क्लियर है? तो आए जरा आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 4, और आज की इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि इसके मुझे पार्ट बनाने पड़ेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में बाकी 3 न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह उसे भी कवर कर लूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 को जरा गौर फरमाइएगा। इसमें लिखा हुआ एक मशीन गन है स्टूडेंट जो फायर कर रही है 10 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर 10 बुलेट को फायर कर रही है इनटू अ टारगेट, ये इसका टारगेट एरिया, इसके ऊपर फायर कर रही है, और बताया जा रहा है, सही है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बुलेट्स 10 है और टाइम लगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। वो बोल रहा है ईच बुलेट जो निकल रही है, ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम, तो बताया जा रहा है हर एक बुलेट का जो मास है वो है 20 ग्राम। तो मैंने लिख दिया मास ऑफ ईच बुलेट का मतलब 1 बुलेट, तो मास ऑफ 1 बुलेट कितना है, दैट इज स्मॉल m का नाम दिया, एंड दैट इज 20 ग्राम। अब ग्राम है तो आपको पता है केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहां से आंसर आ जाएगा 0.02 kg। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा यूनिट में आ गया, हम खुश हो गए। चलें भाई आगे हमने पढ़ना शुरू किया, तो वो बोल रहा है कि हर एक बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम है, और हर एक बुलेट की जो स्पीड है दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें वो कह रहा है बताओ कि उस मशीन गन को होल्ड करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये हमसे मांग रहा है। सर ये क्या, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं स्टूडेंट। ये एक बंदा आप देखे तो ये एक मशीन गन चला रहा है, और मशीन गन चला रहा है तो इसने मशीन गन को सही से पकड़ के रखा हुआ है, और मशीन गन से बुलेट निकली जा रही है, तो ये उतनी फोर्स लगा रहा है ताकि ये इसको पकड़ के रखे, होल्ड करके रखे कि अपनी जगह से गन ना हिले। तो अब इसे होल्ड करने के लिए, उसकी पोजीशन पे रोकने के लिए फोर्स तो लगानी पड़ेगी ताकि वो रुका रहे, तो वो फोर्स हमें निकालनी है। अब आपको पता है ये फोर्स नेगेटिव होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये उस मोशन को रोकने के लिए लगाई जा रही है, दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। क्लियर हो गई बात यहां तक की, बेहतरीन तरीके से। चले भाई अब सवाल पता है क्या, सवाल ये है स्टूडेंट, उसने बताया कि जो हर एक बुलेट है वो मूव करती हुई जा रही है 1500 मीटर पर सेकेंड से। अब सवाल ये है कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे सर आपके जहन में ऐसा कैसे ख्याल आ गया फाइनल वेलोसिटी की होगी। तो स्टूडेंट इस वजह से आया क्योंकि उसने बोला कि ये जो बुलेट निकल रही है ये टारगेट पे जाके लगेंगी, ऐसा नहीं चलती रहेंगी, टारगेट पे जाके लगेंगी। स्टूडेंट आपको पता है जब ये टारगेट पे जाके लगेंगी तो ये रुक नहीं जाएंगी, टारगेट पे जाके लगेंगी तो रुक नहीं जाएंगी, बिल्कुल रुक जाएंगी। तो इस कंडीशन में तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो।
तो इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ ये मूव कर रहे हैं। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो समझानी थी। चले भाई, तो अब मुझे एक बात बताएं, क्योंकि 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर हो रही है उसमें, तो आपको मास भी 10 बुलेट का ही चाहिए होगा। आप गलती से भी 1 बुलेट का मास नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि उसने बताया, बाकायदा बताया 1 सेकंड में 10 बुलेट। तो आपको मास जो यूज करना है वो 10 बुलेट का करना होगा। तो 1 बुलेट का मास इतना है, तो 10 बुलेट का कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 बुलेट का मास है 0.02 kg, तो 10 बुलेट का कितना होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 0.2 kg। आई होप यहाँ तक की बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। तो ये हमारा मेन है, इसको मैंने कैपिटल M से बोला है। इनिशियल वेलो, अब देखिए यहाँ गन का कोई जिक्र नहीं है, तो इस केस के अंदर हमने गन के कोई भी चीज हमने गन की जिक्र ही नहीं किया, तो गन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है? दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो होल्ड द गन। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए बहुत आसान न्यूमेरिकल, बेहद आसान। अब मुझे पता है क्या है, आपको मैंने अभी बताया कि डेटा आपको बताएगा कि ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक का है, कौन से टॉपिक का है। आइए जरा चेक करें। पहली चीज फोर्स निकालनी है स्टूडेंट। फोर्स के स्टूडेंट आपने कितने फॉर्मूले पढ़े? अभी तक 2 पढ़े हैं स्टूडेंट। एक F बराबर होता है ma के, और एक आपने पढ़ा डेल्टा P ओवर टी, डेल्टा P ओवर टी। इस फॉर्मूले में तो टाइम नहीं है, इस फॉर्मूले में टाइम है, और टाइम हमारे को गिवन है। ये बात अच्छी हो गई। और इसके बाद डेल्टा P का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास है क्या गन का? बिल्कुल। वेलोसिटी है क्या गन? अबे भाई सब कुछ तो है, तो टेंशन किस बात की है? इसका मतलब यही तो फॉर्मूला जो लगेगा। तो यहां पर हमारे पास ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, या तो आप ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे F बराबर होता है किसके? डेल्टा P ओवर टी के। और डेल्टा P किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस का पी आई एंड डिवाइडेड बाय टी। और P किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू M, और ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M कौन सा आएगा? कैपिटल आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल M और ये VF माइनस का एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। चले भाई बेहतरीन हो गया। तो यहां से M को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा VF माइनस का VI एंड डिवाइडेड बाय T। चले भाई, तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ 10 बुलेट्स दैट इज 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। और 10 बुलेट को फायर होने में कितना टाइम लगा? दैट इज 1 सेकेंड। तो जरा अपना कैलकुलेटर उठा ले स्टूडेंट, जरा अपना कैलकुलेटर उठा ले जरा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 0 माइनस का 1500 तो माइनस का 1500 हो जाएगा। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1500 से, और डिवाइड बाय 1 है तो इसको तो छोड़ दें, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 300 सेकेंड। माइनस का 300, सॉरी फोर्स है ना, तो माइनस का 300 न्यूटन आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहां जाके ये मजेदार सा न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट हम लोगों ने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई होप कि इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। वही वाली बात, बुक के अंदर नेगेटिव साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? उनको पता था कि गन को होल्ड करने के लिए जो फोर्स लगेगी वो नेगेटिव होगी, मतलब रिटार्डिंग होगी, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे, लेकिन आप लगाएंगे। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 5। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला कि मैं वीडियो एंड कर रहा हूं 4 न्यूमेरिकल तक, तो आप आगे कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको वजह जल्दी से बता देता हूं। वजह यह है कि मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा 7 न्यूमेरिकल्स है, और आगे वाले चैप्टर्स में 10, किसी में 12, किसी में 10, जितने भी है, तो उनमें लाजमी है पार्ट बनेंगे।
तो मैं कोशिश करना, मैंने बोला कि यहाँ पे जब शुरू के चैप्टर्स में जिसमें कम न्यूमेरिकल से कम उनको तो एक ही वन शॉट में कंप्लीट करवा दो, तो जिस वजह से मैंने बोला आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप किसी हाल में मत छोड़िएगा। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया होगा प्रॉब्लम, जरा इसको पढ़ें और हाथ का डेटा बनाएं। तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक 50 ग्राम की बुलेट है। इसका मतलब ग्राम किसका यूनिट है? मास का। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि एक 50 ग्राम की बुलेट है, तो आपने क्या लिख दिया? मास ऑफ बुलेट। और मास ऑफ बुलेट को हम कह देते हैं m1 कह देते हैं, और दैट इज 50 ग्राम। और आपको तो पता है ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 0.05 केजी। चले भाई, ये बात तो क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। बेहतरीन। आगे उसने क्या बोला कि एक 50 ग्राम की बुलेट है जो फायर की गई है इनटू अब ये बताया जा रहा है किसके अंदर फायर की गई है? एक ब्लॉक के अंदर फायर की गई है, ब्लॉक के ऊपर फायर की गई है, जिसका मास दिया जा रहा है दैट इज 10 केजी। तो यहां पे हमें मास ऑफ ब्लॉक दिया जा रहा है जिसको हम कह देते हैं स्टूडेंट m2, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 10 केजी। आई होप यहां तक की बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आगे जरा सुनिएगा। अब स्टूडेंट वो ब्लॉक के बारे में हमें क्या बता रहे हैं कि इसे हैंग किया गया है स्टूडेंट वर्टिकली, और ये इस तरीके से किया गया है कि अगर इस पे बुलेट टच करेगी तो इट कैन स्विंग लाइक अ पेंडुलम। तो होगा क्या? जैसे ही जो बुलेट टकराएगी तो ये स्विंग करेगा, झूला झूलेगा एक पेंडुलम की तरह। क्लियर है यहां तक की बात? अब वो बोल रहा है, सुनिएगा क्या, अब सुनते जाइएगा। अब मेरा एक सवाल है, अभी आप पूरे सिनेरियो को थोड़ी देर के लिए रोक दें, इनिशियल की बात करें, इनिशियल की। अब सुनिएगा बात, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना ब्लॉक की, सही है, तो यहां पे हम उसको क्या कहेंगे? आपको बता दूं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों अलग बातें हैं। अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन की जो वेलोसिटीज होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और आफ्टर कोलिजन को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक के मास को मैंने m2 कहा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी को क्या कहूंगा? ब्लॉक की वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा? u2 कहूंगा। तो u2 हमारे पास। अब मुझे बताएं, इनिशियली ब्लॉक रुका हुआ नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। अब बात करें बुलेट की। स्टूडेंट बुलेट तो फायर की जाएगी ना, तो बुलेट फायर की जाएगी तो बुलेट तो मूव करते हुए आएगी, बुलेट तो मूव करते हुए आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें सवाल में बताया जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कैलकुलेट करो। तो यहां पे हमसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मांगी जा रही है, वो कितनी स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा होगा। अब सुनते जाइएगा कहानी हुई क्या। अब ये बुलेट जब आके इससे टकराएगी तो इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी। सुनते जाइएगा, इसके अंदर क्या कर जाएगी? पेनिट्रेट का मतलब है इसके अंदर चली जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, अंदर चली जाएगी। अब जब इसके अंदर जाएगी, जैसे ही इसको टच करेगी बुलेट, जब इसको टच करेगी तो ये जो हमारा ब्लॉक है और ये सी के अंदर एक बुलेट है, तो ये दोनों सेम स्पीड से ऊपर आ जाएंगे, सेम स्पीड से यहां तक आ जाएंगे। तो यहां अब ये जो ब्लॉक है, अब इसकी पोजीशन कहां आ गई? अब ये ब्लॉक आ चुका है यहां पर, यहां आ चुका है। अब अगर आप गौर करें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां था, सेंटर में था, अभी भी सेंटर में होगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैं इससे अगर एक लाइन भेजूं तो यहां से अगर आप देखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। तो उसने बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर राइज हो चुका है। समझ में आई कहानी? बस हो गया, और कोई मुश्किल कहानी थी? आज जरा इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन समझाता हूं स्टूडेंट। ये हमारे पास बुलेट आ गई, बुलेट, और ये आ गया हमारे पास वही ब्लॉक जो हैंग किया हुआ है। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर है, हमने बुलेट को फायर किया, बुलेट इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और जाके ब्लॉक से हिट करी। जैसे ब्लॉक से हिट करी, ब्लॉक और बुलेट दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ ऊपर गए। तो अगर आप नोट करें, थोड़ी देर रोके सिनेरियो को और आप देखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो चुका है 10 सेंटीमीटर। बस हो गई कहानी। आए जरा यहां पर। अब स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें आफ्टर कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो बुलेट और ये ब्लॉक दोनों सेम स्पीड से मूव करते हुए गए, सेम स्पीड से, क्योंकि बुलेट उसके अंदर है और तो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट
ब्लॉक एंड बुलेट सेम होगी, और वो बुलेट की स्पीड कितनी होगी जिसको हम v1 कहते हैं, उसकी स्पीड v2 होती, तो हम इसको क्या कह देंगे, दैट विल बी v। एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट इज v। आई होप ये न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको समझना था, समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। अब सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन को जरा स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, क्या लगाएं सर, खुद सोचें, कोलिजन हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो क्या कहता है स्टूडेंट, आई होप वो आप लोगों को याद होगा, बेहतरीन, अभी हमने पिछले में भी अप्लाई किया था। चले भाई, क्या था, दैट इज m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 एंड v2। आई होप ये बात क्लियर है। m1 इज द मास ऑफ बुलेट एंड दैट इज 0.05 kg। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालनी है, तो u1 आ गया, प्लस मास ऑफ ब्लॉक m2 कितना है, दैट इज 10 kg, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक दैट इज 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0 एंड इज इक्वल टू m1 इज द मास ऑफ बुलेट एंड दैट इज 0.05 kg एंड मल्टीप्लाई बाय, अब आपको तो पता है v1 और v2 दोनों बराबर है, जिसको हमने v कहा हुआ है, तो इसकी जगह पे v1 की जगह पे भी क्या लिखूंगा, मैं v लिखूंगा, एंड प्लस का m2 इज द मास ऑफ ब्लॉक एंड दैट इज 10 kg, और v2 की जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा, v लिखूंगा। क्लियर एकदम बात, 10 0 था 0 खत्म, 0 पॉइंट, या हमारे पास क्या बचा हुआ है, 0.05 u1 इज इक्वल टू, ये 10 है, ये 0.05 है, तो 10 प्लस का 0.05 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.05, और v दोनों सेम थे ना, इसलिए ऐड होगा। अब यहां से हम u1 निकालना चाहते हैं, तो ये 0.05 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, 10.05 v से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 0.05। तो जरा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट, ये कितना आता है जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0.05 को, सॉरी 10.05 को डिवाइड करवाएंगे किससे, 0.05 से, तो हमें मिलेगा 201। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 201, और ये आ जाएगा v। इसे हम कह देते हैं स्टूडेंट, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम क्या कह देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चले भाई, यहां तक की बात एकदम क्लियर, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आपके जहन में ख्याल आएगा सर अब क्या करें। अब स्टूडेंट सुने, हमें u1 निकालना है, u1 निकालने के लिए मसला सामने क्या आया, मसला सामने ये आया, हमारे पास v नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये v निकाल लें तो हमारा मसला सॉल्व। अब सवाल ये है कि ये जो h था, ये इसने क्यों कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हुआ, इसका मतलब इसका इस्तेमाल होगा इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसका क्या इस्तेमाल है, आप खुद देखें ना, पहले ब्लॉक लोअर हाइट पे था, टकराने के बाद उसकी हाइट बढ़ गई, और हाइट बढ़ गई तो इसका मतलब एनर्जी में चेंज आया ना स्टूडेंट। तो यहां पे आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, सुनते जाइएगा बात को, अगर ये हमारा बॉल थी, ये जमीन पे रखी हुई थी, अब मैं उसको उठा के यहां पे ले गया, तो अब आप क्या कहेंगे कि यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज कर ले। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से यहां लेके आया, तो अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो हम यह कहेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जितना एनर्जी चेंज होता है वो हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। तो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग किसको यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करने जा रहा हूं स्टूडेंट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको बता चुका हूं वो क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के।
आई होप ये बात आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर है। जितना काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, सही है, चेंज काइनेटिक कम होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ता जाएगा हाइट की वजह से। आई होप ये बात क्लियर। अब चेंज है ना, चेंज है, और चेंज असल में किसके बराबर होता है? फाइनल माइनस इनिशियल के। अब मैं जल्दी से मैं आपको एक स्टेप करके दिखा देता हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम वी आई का स्क्वायर। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो एक दफा जल्दी से। चले भाई, आ रहा है सही। अब जल्दी से देख लें। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यह आ गया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर इसके अंदर हाफ एम कॉमन आ गया, तो बचा कौन? वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब जल्दी से जरा देख लिया, मैं यहां क्या लिखूंगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ एम वी। अब देखें फाइनल वेलोसिटी जो है ना, फाइनल वेलोसिटी उसको मैं कहूंगा वी, क्योंकि वो वी है, सही है ना। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में फाइनल वी है। और इनिशियली ब्लॉक क्या था? रेस्ट पे था, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक को हमने क्या कहा था? u2। तो यहां पे हमारे पास ये v माइनस का u2 होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखें स्टूडेंट, उसके बाद इज इक्वल टू वही वाली बात, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, वही वाली बात, फाइनल क्या होगी? mgh1 माइनस का फाइनल ये हो गई, सॉरी mgh2 ये हो गई, और mgh1 ये हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन है? mg कॉमन है, तो ये बन जाएगा h2 माइनस का h1। अब सुनिएगा बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। देखिए इनिशियली ये ब्लॉक कोई ना कोई हाइट पे होगा जमीन से। ये हमारी कोई जमीन आ गई, सही है, जमीन से ये कोई हाइट किस पे होगा? h1 पर। उसके बाद फाइनली अगर आप गौर करें तो ये जमीन से कितनी हाइट पे आ गया? ये जमीन से हाइट पर आ गया h2, सही है। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, तो h2 में से h1 को माइनस करेंगे तो आपको ये h नहीं मिल जाएगा 10? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। सर अब यहाँ पे जरा अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कामयाब रहेंगे, वरना डायरेक्ट अगर कुछ करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं mg, और ये क्या आ जाएगा? h2 माइनस का h1। आई होप यहां तक की बात क्लियर। और यहां से आप यहाँ बता भी सकते हैं कहां गई। अच्छा मैंने यहाँ पे अब यही बोल लूंगा सर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र नहीं किया डेटा के अंदर, तो मैं लिख देता हूं स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, उसको हम कहेंगे h, और h किसके बराबर होगा? h1 माइनस के, सॉरी h2 माइनस के h1 के, एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, सॉरी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर के। आई होप यहां तक की बात क्लियर। चले भाई, कॉन्सेप्ट से चले, मुश्किल नहीं है कुछ भी, सही है ना, जिंदगी आसान है आप लोगों की एकदम। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हाफ अपनी जगह पर, और ये क्या है? m क्या है? और यहाँ पे असल में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? किसको स्टडी कर रहे हैं? ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मास किसका आएगा? ब्लॉक का आएगा, ऑफ कोर्स ब्लॉक का आएगा। तो यहां से जरा चेक करिएगा, ये m से ये वाला m क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा कौन? v क्या है हमारे पास? v हमारे पास हमें नहीं पता, ये हमारे पास हमें नहीं पता, ये दिस इज द हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है। u2 क्या है? दैट इज 0। और अच्छा आप एक और बात बोलेंगे सर स्क्वायर भी तो होता है, वो कहाँ है? मैं बिल्कुल भूल गया स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ, ये आ गया स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये मेरी गलती है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। आगे जरा चेक करें। उसके बाद g अपनी जगह पर, सही है, g की वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज 9.8, और h2 माइनस का h1 मैं आपको बता चुका h के बराबर है, और h किसके बराबर है? दैट इज 0.1। क्लियर यहां तक की बात? हमें क्या निकालना है? हमें तो 20 चाहिए, तो यहाँ 2 डिवाइड और वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं जरा ये काम जो है ना आगे कर लेता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसी काम को हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे v का स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? 2 जाके वहां से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1
इससे जरा कैलकुलेट करें और स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास रूट आता है। तो मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूं स्टूडेंट्स को। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो आंसर आ जाएगा 1.96। तो ये आ जाएगा 1.96 और इसका जब आप रूट लेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1.4। तो ये हमारे पास और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। आई होप ये बात तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, या आप कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि दोनों सेम है। अब इस v को उठाएं, इस इक्वेशन 1 में डालें, u1 आ जाएगा प्यार से। तो यहाँ पे पुट v इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड इन इक्वेशन 1। आई होप यहां तक की बात क्लियर। आगे जरा चेक करें, तो यहां से u1 किसके बराबर आ जाएगा, 201 मल्टीप्लाई बाय v, और v कितना है, दैट इज 1.4। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से 1.4 मल्टीप्लाई बाय 201, सो आंसर विल बी 281.4। तो यहां से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकल के आ गया और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी मीटर पर सेकंड। और यहां जाके हमने इस बेहतरीन से न्यूमेरिकल को स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। आई होप इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो आए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 6। बड़ा ही आसान है, ये भी जल्दी से करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं, जिसमें से एक बॉल जो है ना, पहली बॉल जिसका मास है 70 ग्राम, मैंने लिख दिया, साथ के साथ डेटा बनाया गया। मास ऑफ फर्स्ट बॉल m1 एंड दैट इज 70 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू केजी। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। और वो बोल रहे हैं कि ये जो बॉल है वो जाके कोलाइड करती है सेकंड बॉल से जिसका मास है 140 ग्राम। तो मास ऑफ सेकंड बॉल, जिसको मैंने m2 कह दिया, इसका मास 140 ग्राम है। ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे और इट विल कन्वर्ट इनटू केजी। बताया जा रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी ये मूव करती हुई जा रही है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज, और आपको पता है ये कहानी है बिफोर कोलिजन, जब ये कोलाइड नहीं किए। तो स्टूडेंट ये बता रहे हैं बिफोर कोलिजन की, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी को हम कहते हैं u से। तो ये हमारा इसका मास m1 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u1 एंड दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। और वो बता रहे हैं कि जो सेकेंड बॉल है ये रुकी हुई है एट रेस्ट है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, हमें इसके मास को m2 का है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम कहेंगे u2 और दैट इज रेस्ट पर है तो 0 होगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल को हम क्या कहेंगे, दैट इज u1 एंड दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल एंड दैट इज u2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। चले भाई, मांग क्या रहा है वो, और वो बता रहा है कि जो इन दोनों के दरमियान जो कोलिजन होने वाला है एंड दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब मांग क्या रहा है, मांग ये रहा है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल क्या होगी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल क्या होगी। स्टूडेंट आपको तो पता है आफ्टर कोलिजन के बाद जो उनकी नई वेलोसिटीज होती है उनको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी v1 होगी और सेकंड बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज v2। तो हमें असल में दोनों बॉल की, फर्स्ट बॉल की भी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और सेकंड बॉल की भी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द कोलिजन। ये है एक आसान सा न्यूमेरिकल। इसको करने के लिए आपको सिर्फ v1 और v2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। आए जरा सॉल्व करते हैं। पहले v1 के लिए सॉल्यूशन लिख के v1 की वैल्यू डालेंगे और v1 का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं। लिखेंगे सबसे पहले 2, उसके बाद 1 है तो यहां पे आएगा m2 और आएगा u2। क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, उसके बाद 1 है तो यहां पे वेलोसिटी आएगी u1। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 1 है तो मास आएगा पहले वाले का m1 और इसमें से माइनस करवा देंगे किसको, m2 को, एंड डिवाइड करवाएंगे और उसके बाद m1 प्लस का m2 सम कर देंगे दोनों मासेस का। तो बताएं इस फॉर्मूले में क्या कोई मसला है, क्या कोई मुश्किल फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान है।
बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी है। आइए जल्दी से वैल्यूज को पुट करें, जिंदगी को आसान करें। तो V1 बराबर आ जाएगा किसके 2, M2 इज द मास ऑफ सेकंड बॉल एंड दैट इज 0.14 और आपको पता है इसकी वेलोसिटी कितनी थी, U2 कितना था आपको पता है। सेकंड बॉल तो इनिशियली क्या थी, वो तो रुकी हुई थी। उसके बाद प्लस U1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद M1 हमारा 0.07 एंड M2 दैट इज 0.14। आई होप यहां तक की बात में तो कोई मसला नहीं होगा, सबके पास कैलकुलेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा ना कुछ, M1 प्लस का M2। M1 हमारा क्या है 0.07 एंड प्लस का M2 क्या है दैट इज 0.14। आई होप यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से। अब देखिए ये जीरो से जब सब कुछ मल्टीप्लाई होगा ये तो सब क्या हो जाएगा, ये तो सब हो जाएगा जीरो। बचा कौन, ये। जरा कैलकुलेटर तो है ना हम सबके पास, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर उठाएं अपना और लिखें, फ्रैक्शन ले लें पहले तो, उसके बाद 9 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 0.07 माइनस का 0.14 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस का 0.14। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट माइनस का 3। तो ये हमारे पास माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस में क्यों आई है पता है आपको, क्योंकि जब ये कोलाइड करेगा तो एकदम पीछे आता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल कैलकुलेट हो गई। बताएं कितना मुश्किल काम है, कैलकुलेटर को बस सही तरीके से चलाना है आपको। अब आ जाए V2 की बारी। अब आ गई किसकी बारी, V2 की बारी। और V2 को भी निकालना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चले भाई जल्दी से करते हैं। तो V2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आए जरा इसको लिखते हैं। तो V2 के लिए भी फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2, अब ये 2 वाला है तो अब यहाँ पे मास भी किसका आएगा 1 वाले का और इनिशियल वेलोसिटी किसकी आएगी 1 वाले। उसके बाद प्लस 2 है तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी सेकंड बॉल की एंड अब मास जो है ना M2 में से माइनस करेंगे किसको M1 को एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस का M2। मुझे बताएं कोई मुश्किल है इसमें, आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चले भाई तो V2 जरा निकाल ले प्यार से। तो यहाँ पे 2 आ गया, M1 दैट इज 0.07 तो ये आ जाएगा 0.07 एंड U1 एंड दैट इज U1 इज 9 मीटर पर सेकेंड एंड प्लस का U2 कितना है दैट इज 0 एंड M2 माइनस का M2 दैट इज 0.14 एंड माइनस का M1 दैट इज 0.07। तो यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस का M2 तो M1 हमारे पास क्या 0.07 और M2 क्या है दैट इज 0.14। तो यहां से हमारे पास V2 क्या निकल के आएगा। आए जरा अपना कैलकुलेटर उठाएं बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के। चले भाई देखें भाई यहां देखें तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो खत्म बिल्कुल 0। बचा कौन ये वाला। तो जरा आप सबसे पहले फ्रैक्शन ले लें 2 मल्टीप्लाई बाय 0.07 एंड मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस का 0.14। तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉल की आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको एकदम क्लियर होगा बेहतरीन तरीके से। यहाँ जाके स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी ये प्रॉब्लम भी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। ये पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि ये आगे ही जाएगी, ये असल में टकराने के बाद पीछे आ जाती है जिस वजह से नेगेटिव आ रहा है, और ये तो आगे ही जा रही थी तो आगे ही जा रही है जिस वजह से पॉजिटिव इसकी वेलोसिटी। आई होप ये बात आपको क्लियर बेहतरीन तरीके से। तो आए अब जरा आखिरी न्यूमेरिकल रह गया उसे भी कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 7 और जो इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बेहद आसान है। आए जरा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट एक ट्रक है जिसका वेट लिखा हुआ वेट है और यूनिट देखे केजी, और केजी किसका यूनिट होता है वेट का या मास का। तो आप बोलेंगे सर मास का, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने हमें मास दिया हुआ है। तो वो बता रहा है इस ट्रक का जो मास है दैट इज 2500 केजी। तो पहली चीज मैंने डेटा में डाल दी मास ऑफ ट्रक जिसको मैंने M1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड दैट इज 2500 केजी। साथ के साथ डेटा बनाया मैं कब से कह रहा हूं। आगे देखें
स्टूडेंट वो बता रहा है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो है 21 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो बताया जा रहा है कोलाइड करेगी, तो इसका मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। तो दो सिनेरियो है, बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और बिफोर कोलिजन की जो वेलोसिटीज होती है हमको u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक को हम कहेंगे u1, क्योंकि इसका मास 1 है, और दैट इज 21 मीटर पर सेकेंड। चले भाई, उसके बाद वो बता रहा है ये कोलाइड करेगी एक स्टेशनरी कार से। स्टेशनरी कार से मुराद वो कार रुकी हुई है, और जब कार रुकी हुई है, इनिशियली कार रुकी हुई है, और जिस कार का मास बताया जा रहा है, वेट बोला है लेकिन उसमें मास है, यूनिट देखें तो बताया जा रहा है उस कार का, स्टेशनरी कार का जो मास है दैट इज 1000 kg, और वो रुकी हुई है, और रुकी हुई का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार को हम कहेंगे u2, क्योंकि इसका मास को m2, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2, एंड दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब सिनेरियो को जरा सुनिएगा उसमें, ये जाके ट्रक इसको टकराएगा, ये कार रुकी हुई है, थोड़ी देर इमेजिन करें, इमेजिन ये करें कि जब ये जाके रुकी हुई कार को टकराएगा तो जितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से कार भी तो इसके साथ साथ आगे जा रही होगी, क्योंकि कार तो रुकी हुई है और कार इसके मुकाबले में, ट्रक के मुकाबले में हल्की होती है, तो ट्रक उसे क्या करेगा, अपने साथ ही आगे लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी जितनी ट्रक की होगी कोलिजन के बाद, फाइनल वेलोसिटी जितनी ट्रक की होगी उतनी ही वेलोसिटी से कार भी आगे जा रही होगी। दैट्स व्हाई उसने न्यूमेरिकल में मेंशन किया फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि सेम वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं फाइनली। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। तो भाई देख लो उसने फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार एंड ट्रक, फाइनल वेलोसिटी कार की हम क्या, ट्रक की हम बोलेंगे v1, कार की हम बोलेंगे v2, और जब ये दोनों ही बराबर है तो v1 इज इक्वल टू v2 एंड दैट इज v, और ये हमें निकालना है। तो बताएं कितनी प्यारी बात है, बताएं इसमें कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन लिखेंगे और आप खुद बता सकते हैं डेटा को देख के कि ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक का है, तो आप फौरन जवाब देंगे सर ये न्यूमेरिकल कोलिजन से रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे डेटा के हिसाब से दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप खुद कहेंगे जब भी मैंने पहले ही लिख दिया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस का m2 u2 बराबर होता है किसके, m1 v1 प्लस का m2 और v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व। याद कर लें इसको। तो यहां पर m1 कितना है, दैट इज 2500, एंड u1 कितना है, दैट इज 21, एंड प्लस का m2 इज 1000, एंड मल्टीप्लाई बाय u2 कितना है, दैट इज 0, एंड इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया v1 और v2 तो बराबर है, तो हम क्या ले लेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, m1 कितना है, दैट इज 2500, एंड v1 किसकी जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, प्लस m2 कितना है, दैट इज 1000, तो ये आ जाएगा 1000। इससे मैं इसको मिटा देता हूं, ये लाइन आ रही है बीच में हमारा, भाई मैंने इसको मिटा दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय v2, और v2 मैंने आपको बताया v1 और v2 तो क्या है, बराबर। चले भाई, अब इसको जरा मैं मल्टीप्लाई करूं, कैलकुलेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, उठा ले जरा, कैलकुलेटर का काम आ रहा है। 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, तो आंसर आएगा 52500, और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड दैट विल बी व्हाट, 0 के बराबर आ जाएगा। और ये 2500 v है, ये 1000 v है, दोनों v है ना, तो 2500 और 1000 कितने होगा, ये होगा 3500, तो ये आ जाएगा 3500 v। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो v निकालना है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ से v किसके बराबर आएगा, 5 से आगे कौन डिवाइड हो जाएगा, ये 0 को तो छोड़ दें,
3500। तो यहां से जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 to 500 डिवाइडेड बाय 3500, तो आंसर विल बी 15। तो यहां से हमें पता चल गया, एंड दैट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दैट इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड द कार। इसी स्पीड से ट्रक और कार दोनों साथ मूव कर रहे होंगे। तो यहां जाके स्टूडेंट ये आसान सा न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। मुझे पता है कोई मुश्किल थे न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल से स्टूडेंट। आई होप कि हर एक न्यूमेरिकल जो मैंने आपको समझाया एकदम क्लियर होगा। तो ये आज की ये वीडियो में यही एंड करता हूँ स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।